रिमलेस फ्रेम होती है उसमें 2 होल होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। इस फ्रेम में जो अमेरिकन ऑप्टिकल न्यू माउंट डिजाइन बनाया गया है उसमें यहाँ केवल एक अटैचमेंट होता है ग्लास का। 2 स्क्रू कंट्रोल द वायर फ्रॉम द बिहाइंड टॉप ऑफ द लेंस। यानी ये क्या करता है, वायर को पूरे इस तरह से कर्व होता है यहाँ पे, ये होल्ड करता है प्रॉपर। यहाँ से ये पूरा पीछे जाएगा और यहाँ से डायरेक्टली वो मुड़ जाएगा टेम्पल के लिए। और ये टेम्पल भी कैसा है देखो, पूरा कर्व हो रहा है। इसको बोलते हैं राइडिंग मोड टेम्पल अथवा कंफर्ट केबल टेम्पल। अमेरिकन ऑप्टिकल रिम में इसमें क्या होता है, एक अटैचमेंट यहाँ है, एक अटैचमेंट यहाँ है, सिमिलर टू रिमलेस फ्रेम। बट साथ में इसमें क्या है कि यहाँ से एक वायर पीछे की तरफ से जा रहा है ऊपर के भाग से, जो लेंसेज को सपोर्ट देता है, और यहाँ से फिर पीछे की तरफ फ्रेम टेम्पल में मुड़ जाती है। इसमें टोटल 4 स्क्रू आते हैं, एक स्क्रू यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इसमें केवल 2 आते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। नायलॉन सुप्रा फ्रेम। होल्ड द लेंसेज इन प्लेस बाय मींस ऑफ अ नायलॉन थ्रेड। नायलॉन सुप्रा क्या करता है, लेंसेज को यहाँ तो ग्रुप कर दिया हमने, लेंस को फ्रेम के साथ ग्रुव में फिट कर दिया, और यहाँ नीचे की साइड में ग्रुव बना के नायलॉन थ्रेड का, उसमें ग्रुव में हमने नायलॉन थ्रेड डाल दी, तो नायलॉन थ्रेड से वो उसको लेंस को सपोर्ट कर देता है। ब्रिज, ब्रिज कितने टाइप के आते हैं, तो ब्रिज की हम बात करें, स्क्रीन को थोड़ा छोटा करूं, ओके बाय, लो अब ठीक है। आगे में ठीक रहा सर, अभी क्या आगे में ठीक दिखाई दे रहा था। इसमें ठीक दिख रहा है या पहले वाले में? पहले वाला सही सर, पहले वाला सही। ओके, सेटल ब्रिज। ये सेटल ब्रिज अभी बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, किसी के पास जूरा फ्रेम है, जूरा चश्मे है, तो उसमें क्या होता है, टिपिकली नियर के चश्मे बनाए जाते थे सेटल ब्रिज में। तो इसमें कोई स्पेशल शेप नहीं होता, डायरेक्टली फ्रेम हमारी नोज की क्रेस्ट पे रेस्ट करती है, यानी नाक के ऊपर रेस्ट करती है हमारे फ्रेम का, पूरा वेट नाक के ऊपर आता है। इस तरह का इसमें ये ब्रिज होता है, इसको बोलते हैं सेटल ब्रिज। और मैक्सिमम जो आपके पास अभी दुकान में जो फ्रेम होंगी वो सेटल ब्रिज नहीं होगी, सारे फ्रेम होंगे आपके पास इस तरह की सेमी सेटल ब्रिज। स्पेशल नोज पे रेस्ट करने के लिए स्पेशल पैड तरह की रचना बनाई गई, उसको बोलते हैं सेमी सेटल या मॉडिफाइड सेटल ब्रिज, सेमी सेटल अथवा मॉडिफाइड सेटल ब्रिज। लेकिन सेटल ब्रिज क्या होता है, बिल्कुल स्लांट होता है, इस तरह से पूरा प्लेन ऐसा ही होता है, और डायरेक्टली हमारे नोज पर रेस्ट करती है फ्रेम। टिपिकली नियर करेक्शन इस तरह के फ्रेम पे दिया जाता है। किसी के पास जूरा फ्रेम हो, जूरा कलेक्शन होगा, तो उसके पास इस तरह का ब्रिज आपको देखने को मिल जाएगा। सेमी शटल ब्रिज मैक्सिमम आप यूज करते हो, अभी जितने भी आप सीट के फ्रेम देते हो या टीआर के फ्रेम देते हो, उसमें जो ब्रिज आता है आपका वो जनरली सेमी शटल ब्रिज आता है या मॉडिफाइड सैडल ब्रिज आता है। की होल ब्रिज, इस तरह का जो ब्रिज होता है, की होल। की होल क्यों बोलते हैं, चाबी, हम किसी ताले में चाबी लगाए तो उसमें क्या होता है, की चाबी में ऊपर ताले में छेद होता है इस तरह का, की होल, तो उसको नाम है की होल ब्रिज। उसमें साथ में ये स्पेशल सेमी सैडल ब्रिज की तरह अटैचमेंट भी दिया हुआ है, वो हमारे नाक पे रेस्ट करता है, और ये खाली फ्री स्पेस रहता है और कुछ नहीं, खाली एक तरह का डिजाइन है ब्रिज का। लेकिन कॉन्टेक्ट क्या होता है, नोज पे खाली इसका, इसके साथ इसको कुछ लेना देना नहीं है। मेटल फ्रेम में क्या होता है, सैडल ब्रिज जनरली आता है, उसका अटैचमेंट के हिसाब से उसको किया जाता है। मेटल फ्रेम में क्या होता है, नोजपेड के साथ ब्रिज होता है, तो उसमें हाई क्रेस्ट ब्रिज आता है, लो क्रेस्ट ब्रिज आता है, मिडिल क्रेस्ट ब्रिज आता है, और बहुत बार बार ब्रिज आता है। बार, सबसे बार दिया होता है दो फ्रेम के, दो लेंसेज को जोड़ने के लिए, वो उसको बोलते हैं बार ब्रिज।
पिक्चर बीच में आ रहा है ना, तो आई ट्राई टू रिमूव दैट, यू कैन सी मोर। टेम्पल, टेम्पल के भी अलग अलग पार्ट है। टेम्पल जो है हमारे चश्मे की डंडी है, टेम्पल है ना चश्मे की डंडी जो है आपकी, उसकी भी अलग अलग पार्ट है। कौन कौन से? ये वाला जो हमारा बट पोर्शन है, जो यानी एकदम एंड पीस के पास रहता है। एंड पीस था ना फ्रेम का हमारा, जब फ्रंट जहाँ से एंड हो रहा था, जहाँ से टेम्पल स्टार्ट हो रहा था, वहां जो अटैचमेंट में आता होता है बट पोर्शन, जहाँ पे ये डोवेल होल, जो ये होल होता है उसको बोलते हैं डोवेल होल, जहाँ पे आपके स्क्रू अटैचमेंट होते हैं आपके फ्रंट के साथ जोड़ने के लिए, उसको बोलते हैं डोवेल होल। ये होता है आपका बट पोर्शन, बट BUTT। दूसरा होता है आपका बैंड, जहां से टेम्पल कान के पीछे जाने के लिए मुड़ता है, उसको बोलते हैं बैंड पोर्शन। ईयर पीस, जो कान के पीछे का भाग होता है टेम्पल का, उसको बोलते हैं ईयर पीस। और ये जो पार्ट है आपका बट पोर्शन से लेके आपके बैंड तक के पोर्शन का, उसको बोलते हैं साफ्ट। साफ्ट, ठीक है। तो टेम्पल के कितने पार्ट हुए? बट पोर्शन, बैंड, ईयर पीस और साफ्ट। टाइप ऑफ टेम्पल, टेम्पल के कितने टाइप के आते हैं? स्कल टेम्पल, जो मैक्सिमम आप देते हो अभी, वो है आपका स्कल टेम्पल, सीधा और यहां से कान की तरफ मुड़ा हुआ। लाइब्रेरी टेम्पल, जो बिल्कुल सीधा आता है। पूमा या रिमलेस फ्रेम में आप देखते हो सीधा, जो आपकी फ्रेम आती है बिल्कुल सीधी, सीधे टेम्पल वाले। स्पोर्ट्स पर्सन की फ्रेम आप देखो तो बिल्कुल सीधे टेम्पल होता है, तो वो होता है आपका लाइब्रेरी अथवा स्पेचुला टेम्पल। तीसरा होता है आपका राइडिंग बोट टेम्पल। क्या करता है, कान के पीछे मुड़ता तो है, लेकिन वो पूरा कान के पीछे मस्टर्ड प्रोसेस तक, यहाँ एकदम कान के छेड़े तक आता है, लास्ट तक पूरा कान के पीछे तक आता है, ताकि फ्रेम को अच्छा ज्यादा सपोर्ट मिले। कंफर्ट केबल क्या होता है, उसको हम स्ट्रेट बैक में कन्वर्ट कर सकते हैं और राइडिंग बोट टेम्पल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके टेम्पल को हम सीधा भी कर सकते हैं और उसको टेढ़ा भी कर सकते हैं। कंफर्ट केबल, select appropriate temple style and length, adjust to the confirm the counter of the ear। हमें प्रॉपर सिलेक्ट का जो टेम्पल की लेंथ है वो प्रॉपर सिलेक्ट करनी होती है, और साथ में ये भी देखना होता है कि वो कान के पीछे प्रॉपरली जा रहा है या नहीं जा रहा है, यहाँ कहीं प्रेशर नहीं दे रहा हो, या बैंड पोर्शन यहाँ है और कान के पीछे प्रॉपरली नहीं आ रहा है, या टेम्पल बहुत लंबा है और कर्ल पीछे पीछे जा रहा है बहुत। तो ये खास आपको देखना होता है जब भी आप फ्रेम सिलेक्ट करवा रहे हो तब। देखो यहाँ ये क्या है, कान के पीछे प्रॉपर नहीं आ रहा, लेकिन कान को पूरा दबा रहा है, कंप्रेशन दे रहा है कान के पीछे। तो चश्मा पहनने के बाद थोड़ी देर में उसको कान ईयर पेन होने लगेगा, वो निकाल के फेंक देगा। तो ये सिलेक्शन करते समय खास ध्यान रखना है। किसको कैसा टेम्पल देना चाहिए? टेम्पल स्टाइल, कंफर्ट केबल और राइडिंग बोट टेम्पल। एक्टिव पीपल, यानी बहुत हाइपर एक्टिव है। चिल्ड्रंस को, हैवी फ्रेम्स है जिसको नंबर ज्यादा है, उस तरह का फ्रेम का वजन ज्यादा है, वैसे में खास करके आपको कंफर्ट केबल या राइडिंग बोट टेम्पल देना होता है। स्ट्रेट बैक और लाइब्रेरी टेम्पल, स्ट्रेट बैक और लाइब्रेरी टेम्पल का मतलब होता है ऑफ एंड ऑन वेयरर्स, जिसको बार बार चश्मा पहनना है और बार बार निकालना है, तो उनके लिए सीधा, जो बिल्कुल सीधा वाला टेम्पल था, स्ट्रेट बैक अथवा लाइब्रेरी टेम्पल, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, निकालना और पहनने में इजी रहता है। तीसरा होता है आपका स्कल टेम्पल, जो मैक्सिमम नॉर्मल लोगों को हम देते हैं, मैक्सिमम लोगों को देते हैं, जो देते हैं हमारा स्कल टेम्पल, एवरीडे वियर है, जिसको रोज एक्चुअली चश्मा पहनना है। पीछे वाली स्लाइड याद कर लो, ये आपके एग्जाम में आती है 100%। ठीक है, सो मैक्सिमम लोगों को हम जो टेम्पल देते हैं उसका नाम है आपका
स्कल टेम्पल। लेकिन जो एक्टिव पीपल हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, चिल्ड्रन हैं जिसको नंबर ज्यादा है, चश्मा बिल्कुल केयर नहीं करते, उनको हम कंफर्टेबल राइडिंग बोर्ड टेम्पल दे सकते हैं। और तीसरा है आपका स्कल टेम्पल और लाइब्रेरी टेम्पल। लाइब्रेरी क्यों बोलते हैं कि लाइब्रेरी में क्या है, जिसको नजदीक का नंबर है केवल, उसका बार बार पहनना है, बार बार निकालना है, उसके लिए उसको लाइब्रेरी टेम्पल बोलते हैं। स्ट्रेट बैक टेम्पल है जो बिल्कुल सीधा रहता है। फ्रेम सिलेक्शन किस तरह से करोगे? फ्रेम सिलेक्शन करवाओगे आप, आपको करना नहीं है, करवाना है, तो क्या क्या ध्यान में रखना होता है? ऑप्टिमल विजुअल एप्लीकेसी, एफिशिएंसी, यानी पेशेंट का जिस तरह का नंबर है, चश्मे का कार्ड है, चश्मे का नंबर है, उस तरह से आपको फ्रेम सिलेक्ट करना है। तो पहली चीज उसको ध्यान में रखना होता है। इसको नंबर ज्यादा है तो हम छोटे साइज का फ्रेम देंगे, सीट का फ्रेम देंगे, या इसको हाई इंडेक्स लेंस देने तो इस तरह का फ्रेम देंगे। वो चीज आपको पहले ध्यान में रखनी होती है, कितना पेशेंट का नंबर है, प्रैक्टिकल करेक्शन क्या है। फिजिकली कंफर्टेबल होनी चाहिए फ्रेम, कंफर्टेबल होनी चाहिए पहनने पे। शुड मेट द वेयरर्स एक्सपेक्टेशन, यानी कस्टमर जो भी आपके पास आता है वो एक दिमाग में पिक्चर लेके आता है कि मैं चश्मा बनाने जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा दिखना चाहिए, या चश्मे की फ्रेम मुझे ऐसी लेनी है। तो बहुत बार पर पूछते हैं कि सर किस तरह की फ्रेम दिखाऊं, फुल फ्रेम, सुपरा या रिमलेस, इस तरह से आप शुरुआत करते हो। बहुत बार उसको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह की फ्रेम आती है, तो आप तीनों ऑप्शन दिखाते हो कि इसमें इस तरह का आता है। तो यानी पेशेंट की रिक्वायरमेंट जो होती है, उसको वेयर की एक्सपेक्टेशन क्या है, किस तरह से उसके दिमाग में है चश्मे का पिक्चर, उससे को समझ के उसके हिसाब से आपको फ्रेम सिलेक्शन करवाना होता है। शुड बी सुटेबल डायमेंशंस फॉर आरएक्स एंड पावर, यानी जो भी आपने फ्रेम सिलेक्ट करवाया है वो पेशेंट के नंबर के हिसाब से सुटेबल होना चाहिए उसे, और उसके पावर के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से सुटेबल होना चाहिए। मिनिमाइजेस द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, फ्रेम में जो एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम होते हैं वो बहुत कम होने चाहिए, यानी फ्रेम बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत ना पड़े, उस तरह की फ्रेम होनी चाहिए। अट्रैक्टिव, कॉस्मेटिकली गुड, फ्रेम कैसी होनी चाहिए? अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कॉस्मेटिकली गुड होनी चाहिए, पेशेंट का फेस का एनहेंसमेंट बढ़ानी चाहिए, ना कि उसके फेस को और डी अट्रैक्टिव करे या उसका अट्रैक्शन बिगाड़े, उस तरह की नहीं होनी चाहिए। बेसिक फेशियल शेप्स, इंपॉर्टेंस क्या होता है? ये होता है बेसिक शेप्स। 7 तरह के शेप आते हैं फ्रेम के, मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, उसका पूरा एक अलग पीपीटी है मेरे पास, सो दैट वी विल डिस्कस ड्यूरिंग दैट टाइम। सो बेसिक शेप्स क्या, पेशेंट का हर एक का अपना शेप फेस का अलग होता है, तो उसके फेस को अगर आपने समझ लिया तो आपको फ्रेम सिलेक्शन करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम बेसिक शेप्स को पढ़ते हैं कि पेशेंट का फेस कैसा है, उसको ट्रीटमेंट लेने के लिए हम वो चीज पढ़ते हैं कि पेशेंट का शेप कैसा है। पानी की बॉटल क्या गई? दो लोग हैं, आप हो, एक आपका असिस्टेंट है, कस्टमर आपके पास 4 या 5 हो गए, तो कैसे अटेंड करोगे? उस चीज को क्विकर डिसीजन, यानी क्विकर फटाफट आप सिलेक्शन करवाओगे तो वो फास्ट डील होगी, फास्ट आपका ऑर्डर आएगा, फास्ट कंफर्मेशन होगा और फास्ट आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप एक ही कस्टमर को 50 फ्रेम दिखा रहे हो, 50 से 100 फ्रेम दिखा रहे हो, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पहनना है, कौन सा नहीं पहनना। वो कंफ्यूज लेके जाएगा, मैं मम्मी को लेके आता हूँ, पापा को लेके आता हूँ, या तो भाई को लेके आता हूँ, बहन के लेके आता हूँ, वाइफ के लेके आता हूँ, या किसी को लेके आपको बोल के चला जाएगा। सो दैट टाइम यानी आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि हाँ इसका फेस इस तरफ का है, तो मैं इसको इस तरह की फ्रेम दिखाऊंगा, तो फास्ट वो सिलेक्ट कर सकता है। तो जितना जल्दी वो सिलेक्ट करेगा उतना जल्दी आपका ऑर्डर कंफर्म होगा, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग दिस थिंग। सो फर्स्ट ऑफ सेम बेसिक सेफ में पेशेंट के फेस को समझना है कि इसका फेस की रचना किस तरह की है, ओवल है, राउंड है, स्क्वायर है,
ट्रायंगुलर है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर है, डायमंड शेप है, ये सारे फेस के अलग अलग टाइप है, रेक्टेंगल है, तो वो तरह से आपको समझना होता है। फ्रेम डायमेंशन एंड फेशियल डेप्थ, विड्थ और डेप्थ, वर्टिकल हाइट कितनी है फेस की और डेप्थ कितनी है फेस की, वो आपको देखना होता है। एंगुलरिटी क्या है, राउंडनेस क्या है फ्रेम की, उस तरह की फ्रेम। विड्थ इक्वल टू द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द स्कल फेशियल बोन, जो हमारे फ्रेम की विड्थ है वो फेस का जो वाइडेस्ट पार्ट है उसके इक्वल होनी चाहिए। वाइडर फ्रेम क्रॉस डाई, बहुत बार अगर आपने बहुत बड़ी फ्रेम दे दी है तो उसका फेस क्रॉस हो रहा है या आंख में स्क्विंट है, उस तरह का अपीयरेंस आपको दे सकता है। टेम्पल प्लेसमेंट, इससे भी बहुत बार फर्क पड़ता है कि फेस का एनहेंसमेंट कैसा है। देखो अभी वाला फ्रेम है, तो इस फेस पे अगर जब ये वाला फ्रेम पहना गया हाई टेम्पल अटैचमेंट वाला, उसका फेस और ज्यादा लंबा लग रहा है, जबकि लो टेम्पल अटैचमेंट या मिडिल टेम्पल अटैचमेंट वाला फ्रेम पहना गया तो उसने क्या किया, उस फेस को बैलेंस कर दिया। फेस उसका ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा नहीं है। हमारा मेन टारगेट होता है कि फेस ओवल की तरह दिखे। किसी का फेस अगर ऑब्लॉन्ग है, लंबा है, जैसे अमिताभ बच्चन का फेस, तो उनका फेस बड़ा होने की वजह से वो किस फ्रेम पहनते हैं, ब्रॉड थिक डार्क कलर फ्रेम्स विथ टेम्पल अटैचमेंट टू द मिडल, लोअर टेम्पल अटैचमेंट। तो उससे क्या होता है, फेस की जो वर्टिकल डेप्थ होती है वो थोड़ी चश्मा पहनने के बाद ऐसी लगती है कि वो न्यूट्रल हो गई, फेस उनके सुटेबल उसके हिसाब से सूट हो गया, तो वो उस तरह की फ्रेम पहनते हैं। उनको रिम्बलेस पहनाओगे तो वो फेस और बड़ा दिखेगा, ऑब्लॉन्ग दिखेगा। डार्क कलर एम्फसाइज द स्ट्रक्चर गिव्स द शॉर्टनिंग इफेक्ट, इसलिए डार्क कलर की फ्रेम पहनते हैं। टेम्पल्स इंटरजेक्ट एन आर्टिफिशियल डाइविंग लाइन, लोअर द लाइन द शॉर्टर द फेस, द हायर द लाइन द एस्पेक्ट लॉन्गर इज अपीयरेंस। जितना ज्यादा वो लोअर होगा उतना ज्यादा फेस छोटा लगेगा, जितना ज्यादा ऊपर रखोगे आप टेम्पल का अटैचमेंट उतना ज्यादा फेस आपका बड़ा लगेगा आपको। बेसिक से कौन कौन से होते हैं, अफेक्टिंग द फेशियल बैलेंस। सबसे पहला फेस होता है आपका ओवल फेस। ओवल फेस रेक्टेंगुलर फ्रेम्स देते हैं आइडियली हम उनको। ओवल फेस इज आइडियल फेस। ओवल फेस को आप कोई भी फ्रेम जो दोगे उसको सुटेबल हो जाएगी। अगर बहुत बड़ी बहुत छोटी गलत नहीं दी है तो प्रोटीन कोई भी फ्रेम आप दे दोगे उनको सूट हो जाएगी। Longer faces, greater vertically with dark lower rim. वर्टिकल डेप्थ इसमें थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओवल। ओवल कैसा होता है, इस तरह का ये। तो ओवल फेस में आप कोई भी फ्रेम दोगे उनको कस्टमर को आइडियली सुटेबल हो जाएगी एज सुन एज पॉसिबल। दूसरा होता है बेस ऑफ ट्रायंगुलर शेप, यानी कि कैसा, ऐसा बेस अप, यानी ऊपर का पार्ट ब्रॉड है फेस का, नीचे का जो पार्ट है चिन वाला पोर्शन वो थोड़ा नैरो है, यानी ऊपर से फेस ब्रॉड है नीचे की तरफ नैरो है। तो उसमें अवॉइड डार्क कलर की फ्रेम देना अवॉइड करना है हमको, लाइटर कलर लेस प्रोमिनेंट फ्रेम देनी है ताकि जो नीचे का पोर्शन है उसका बहुत ज्यादा छोटा ना लगे। रिमलेस फ्रेम देनी है आपको। राउंड फेस है तो एंगुलर फ्रेम दे सकते हो। वुमेन डेडिकेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी वुमेन जिस चॉइस कर रही है उस तरह से आप दे सकते हो। बेसिक टाइप ऑफ फेस डायमंड शेप है, वियर्ड फेस टू करेक्ट। तो इस तरह के फेस में जो भी ऑड शेप होता है उसमें एक ही फ्रेम काम आती है, वो होती है आपकी रिमलेस फ्रेम। जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो, हाँ या
So we are discussing that different shapes of face. Okay, बहुत diamond. We are on a diamond shape. So diamond shape यानी ऊपर से नैरो है, बीच में ब्रॉड है और नीचे से फिर नैरो है. This is called diamond shape. The frame shapes are narrow at the eyeline and jawline. Frame should widen the forehead. यानी फ्रेम हमें ऐसी देनी है कि फोरहेड के पोर्शन को थोड़ा बड़ा दिखाए और जो पोर्शन को भी थोड़ा बड़ा दिखाए, लेकिन जो हमारा बीच का जो पोर्शन है उसको थोड़ा नैरो करे, मिनिमाइज करे उसके इफेक्ट से. तो उससे हमें रिमलेस फ्रेम देना आइडियल रहता है इस केस में. ब्रिज के डिजाइन से भी बहुत बार फेस के लेंथ में फर्क पड़ता है, नोज की लेंथ में फर्क पड़ता है. तो ब्रिज की डिजाइन कलर अफेक्ट द लेंथ ऑफ द नोज, अफेक्ट द लेंथ ऑफ द नोज. ब्रिज जैसे कि एक की होल ब्रिज दिया है आपने, ठीक, जैसे ये वाला ब्रिज दिया है तो उसमें क्या हो रहा है, नाक थोड़ी और लंबी दिख रही है. अगर आप ये वाला पिक्चर देखो तो की होल ब्रिज अगर दे दिया है आपने इस तरह का, उसमें क्या है, नाक की लेंथ थोड़ी छोटी दिखने लगी. तो नाक के उसने प्रोपोर्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नाक जैसी है वैसी रहने वाली, फेस जैसा है वैसा ही रहने वाला है, छोटा या बड़ा नहीं होगा चश्मा देने से. लेकिन हमको क्या करना है, कस्टमर का अपीयरेंस चेंज करना है. कस्टमर की जो फेस की लुक है उसे हमें न्यूट्रल करना है, बैलेंस करना है. तो उस तरह से हम स्पेक्टिकल देते हैं. ठीक है. फ्रेम लाइंस. Frame lines repeats the facial line and emphasizes the rules. General rule, upper rim should follow. General rule क्या होता है, जब फिटिंग हम करते हैं फ्रेम का, तो ये जो हमारी ऊपर की रिम है, जो अपर रिम शुड फॉलो द लोअर आईब्रो. आईब्रो के लोअर पोर्शन को फॉलो करनी चाहिए ऊपर की रिम. और नीचे की रिम है वो आपके चिक पोर्शन, जहां से चिक आपका स्टार्ट हो रहा है, चिक पोर्शन है, चिक जो के बीच से, उसको फॉलो करनी चाहिए. ठीक है. देखिए हमारा जनरल एक रूल होता है, चश्मा इसके भी बहुत बाहर नहीं जाना चाहिए और इसका बहुत छोटा भी नहीं, टेम्पल उसके फैल जाए इस तरह का नहीं होना चाहिए. ये जनरल एक रूल है उसका. फ्रेम कलर से भी बहुत बार फेस की अपीयरेंस में फर्क आता है, पर्सनैलिटी में फर्क आता है. सो स्किन का कलर कैसा है उस पर डिपेंड करता है फ्रेम का कलर. हेयर कलर पर डिपेंड करता है बहुत बार. आई कलर पर डिपेंड करता है. फीचर साइज, कॉमन सेंस अप्लाइड टू द क्लोथिंग, ये सारी चीजों पर फर्क पड़ता है. ओके. फ्रेम का शेप, कलर. सो किसको कैसा कलर देना है. फेयर स्किन है, किसी की फेयर स्किन है, गोरे लोग हैं, तो उनको कोई भी कलर की फ्रेम दे सकते हो, दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट. येलो और ऑलिव स्किन है तो पिंकिश रेड ब्राउन कलर की फ्रेम ज्यादा सुटेबल रहती है. पिंक स्किन है तो ग्रीन, येलो, कूल ब्राउन. ग्रे स्किन है तो पिंक, अंबर, वार्म ब्राउन, etc are all more acceptable. Frames for myopes. किसी को नंबर ज्यादा है, माइनस में नंबर ज्यादा है, 10 नंबर है, 8 नंबर है, 7 नंबर है, 12 नंबर है, 15 नंबर है, तो कैसा फ्रेम देना चाहिए आइडियली. स्मॉल आई साइज. फ्रेम की आई साइज छोटी हो उस तरह का फ्रेम हमको देना है. यानी फ्रेम की लेंथ जो छोटी हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, वो छोटी हो उस तरह का फ्रेम देना होता है. राउंडेड एंगुलर फ्रेम की रेगुलर शेप उस तरह का फ्रेम देना होता है. शेप थिक रिम है उसकी थिक होनी चाहिए. यानी सीट की फ्रेम ना दे सकते हो थिक रिम वाली. हाई इंडेक्स लेंसेज आर मोर प्रेफरेबल. यानी हाई इंडेक्स लेंसेज क्या होगा, लेंस की थिकनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, कॉस्मेटिक अपीयरेंस बढ़ेगा, विजन की क्वालिटी बढ़ेगी. लाइट टिंट दे सकते हो, टिंटेड ग्लास दे सकते हो ताकि उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा दिखे नहीं सामने वाले को. अवॉइड फ्रेम वाइडर देन द वियरर टेम्पल एरिया. फ्रेम जो बड़ी होती है टेम्पल के एरिया से, टेम्पल के एरिया से जो बड़ा पोर्शन है उतनी बड़ी बड़ी फ्रेम नहीं देनी होती है जिसको नंबर ज्यादा हो. छोटी साइज की फ्रेम देनी है. जब भी नंबर ज्यादा है फ्रेम छोटी साइज की देनी है. दैट इज अ गोल्डन रूल, थंब रूल. आई साइज छोटी रखनी है. आई साइज छोटी करनी है, लेकिन फेस बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आई साइज छोटी रहे लेकिन उसका पोर्शन हो, एंड का पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो, तो कि वो टेम्पल तक पहुंच जाए और हमारा टेम्पल उस तरह से प्रॉपर फेस में बैठते हो. ऐसे प्लस
जिसको देता है हाई प्लस रो, हाइपरमेट्रॉक्स, हाई हाइपर रो। उसमें कैसा फ्रेम देना है, स्मॉल साइज फ्रेम देना है, राउंडेड आई शेप्स देना है, टिंटेड लेंसेज दे सकते हो, एडजस्टेबल नोज पर दे सकते हो, क्लोज टू फेस, जितना चश्मा आँख के नजदीक बैठेगा उतना विजन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी आएगी। और प्लास्टिक लेंसेज या सीआर लेंसेज या हाइडेक्स लेंसेज आप दे सकते हो। रूल ऑफ थंब क्या होता है, अवॉइड इफेक्टिव डायमीटर मोर देन 2 mm इन साइज। इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, और अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। that we will discuss today or tomorrow session. What is ED, effective diameter? For children, बच्चों को कैसी फ्रेम देनी होती है, ड्यूरेबल, स्टेबल, प्रोटेक्शन, आंख में लगे नहीं, इंजरी ना हो, उस तरह का फ्रेम। राइडिंग बोट टेम्पल्स विद इलास्टिक बैंड, इलास्टिक बैंड भी बहुत बार देते हैं ताकि पीछे प्रॉपर चश्मा प्रॉपर फेस पे बैठे, इलास्टिक बैंड के साथ, रबर बैंड के साथ, ऐसा भी दे सकते हो। रिमलेस फ्रेम्स आर नॉट रिकमेंडेड, बच्चों में रिमलेस फ्रेम नहीं देनी होती। सुपरा भी बहुत सोच विचार के देनी होती है। एडजस्टेबल नोज पैड देने होते हैं ताकि बहुत बार कुछ थोड़ा बहुत अलाइनमेंट करना हो फेस में, फेस के हिसाब से तो आप कर सके। कलर शुड बी सिलेक्टेड बाय द चिल्ड्रन, कलर बच्चा सिलेक्ट करे तो वो ज्यादा प्रिफरेबल है, यानी उसको जल्दी पसंद आ जाएगा, पहनेगा वो। बच्चे को फ्रेम ऐसी मत दो कि वो पीप आउट करके देखे, यानी चश्मे के बाहर के भाग से देखे, चश्मे के अंदर से ना देखे। इट शुड नॉट बी पीप आउट थ्रू स्पेक्टिकल। कस्टम मेड स्पेक्टिकल फ्रेम, हैंड बेड आता है बहुत बार, कैन बी मेड विथ लोकल मटेरियल्स, हेड बैंड बना सकते हैं, चश्मा अगर स्टेबल नहीं रखता है तो। पीपीटी वंस है सारी चीजें, ओके, सो वी कैन डिस्कस। Receive 350 rupees on Google Pay for business. ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, लेकिन फ्रेम के मेजरमेंट के लिए कोई सिस्टम नहीं था कि फ्रेम की साइज को किस तरह से मापा जाए, किस तरह से उसको नोट लिखा जाए, किस तरह के उसको मेजरमेंट लिया जाए। तो उसके सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहला जो सिस्टम बना फ्रेम के मेजरमेंट के लिए, दैट सिस्टम इज नोन एज डेटम सिस्टम। डेटम सिस्टम, तो फ्रेम के मेजरमेंट के लिए सबसे पहला सिस्टम आया वो है डेटम सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम आया उसके बाद डेटम सिस्टम, वो आया मॉक्सले सिस्टम। तो डेटम सिस्टम में क्या था, केवल हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी चश्मे के ग्लास को हमने क्या किया, चश्मे के फ्रेम को एक हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट में लिया कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर की, यहाँ से ग्लास के सेंटर से यहाँ तक की लेंथ मेजर की, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर की, तो दिस इज कॉल्ड डेटम सिस्टम। तो उस सिस्टम को हम लिखना स्टार्ट किया कि हाँ इसमें ये वर्टिकल हाइट इतना है, हॉरिजॉन्टल हाइट इतना है, ठीक है। लेकिन उससे प्रॉपर हमें आइडिया नहीं आ रहा था किस तरह का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा जजमेंट नहीं आ रहा था, उसको मॉडिफाइड किया गया। डेटम सिस्टम में केवल हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट थे, वर्टिकल मेजरमेंट को ध्यान में लिया नहीं था, ओके। तो ये है आपकी मिड वर्ड डेटम डेप्थ, ये आपकी डेटम लाइन जो सेंटर में से पास हो रही है, ये आपका डेटम सेंटर। फ्रेम की बात कर रहे हैं हम, अभी ग्लास नहीं है, ये ऑप्टिकल सेंटर नहीं है आपका ग्लास का, इज द फ्रेम सेंटर, ओके। डेटम सिस्टम इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद जो मॉडिफाइड सिस्टम आया जो आज की तारीख में भी चल रहा है वो है आपका बॉक्सिंग सिस्टम। बॉक्सिंग सिस्टम, चश्मे को पूरा एक बॉक्स में पैक कर दिया, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ एक बॉक्स, यहाँ एक बॉक्स, दोनों ग्लास के एक बॉक्स में पूरा पैक कर दिया। तो उसमें जो अलग अलग मेजरमेंट है वो आपको याद रखना है। व्हाट इज ए साइज, ए साइज अथवा आई साइज, हॉरिजॉन्टल विड्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लंबाई वो होती है आपकी ए साइज। आपके फ्रेम में अगर आप देखो, कोई भी आपकी दुकान में से फ्रेम ले लो जिसमें साइज वगैरह लिखी हो, तो उस पर लिखा होगा 52 या 48, 47, 49, व्हाटएवर, जो भी फ्रेम आप ले रहे हो उस पर एक साइज लिखोगी, 40, 42, 58, 44, व्हाटएवर जो भी है आपके पास वो लिखा होगा। उसके बाद लिखा होगा 18, 19, 17, 20, इस तरह से लिखा होगा वो। तो जो 52 या लिखा है, 52 या 51 या जो व्हाटएवर जो लिखा है आपका, वो लिखा है आपकी हॉरिजॉन्टल लेंस की साइज, एक साइज मिलीमीटर में, यानी हॉरिजॉन्टल की मैक्सिमम पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मैक्सिमम साइज है दैट इज नॉन एज ए साइज
लेंस साइज अथवा आई साइज। वर्टिकल साइज की बात करें यहां से लेके यहां तक की, तो उसको बोलते हैं बी साइज। ये लिखा है ना बी साइज, वर्टिकल मेजरमेंट, लेकिन वो फ्रेम पे जनरली लिखी होती नहीं है। दूसरा लिखा होता है आपका 18 या 17 या 20, जो वॉटेवर जो भी साइज है, 15, 16, 14, 20, 22, जो भी वॉटेवर जो ब्रिज की साइज है, तो वो होता है ब्रिज की साइज। डीबीएल का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, दो लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डीबीएल अथवा ब्रिज की साइज। ओके, तो वो आपकी लिखी होती है ए साइज, डीबीएल, फिर एक बॉक्स बना होता है चौरस बॉक्स इसलिए बना होता है कि ये जो फ्रेम के मेजरमेंट लिए गए हैं वो बॉक्सिंग सिस्टम को ध्यान में लेके लिए गए, और ये जो मेजरमेंट लिखे हैं वो बॉक्सिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसलिए वो बॉक्स बना होता है। दैट इंडिकेट्स द फ्रेम इज मेजर्ड एज अ बॉक्सिंग सिस्टम मेथड। और उसके बाद लिखा होगा आपका 138, 140, 142, तो वो होती है आपकी टेम्पल लेंथ, चश्मे के टेम्पल है डंडी की लंबाई वो लिखी होती है। ओके, तो उसको ये तीन चीज आपके फ्रेम पर लिखी होती है। फिर होता है आपका कलर कोड लिखा होता है, बहुत बार आपके मॉडल नंबर लिखा होता है, वो सारी चीज होती है। लेकिन जनरली तीन चीज लिखी है तो उसका आपको समझा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपके फ्रेम पर डायमेंशन लिखे हैं उसका मतलब क्या है। 52 क्या है आपकी आई साइज, हॉरिजॉन्टल लेंस की जो साइज है एक साइज की वो है आपकी 52 मिलीमीटर। 18 क्या है आपका ब्रिज साइज या डीबीएल, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। और 140 क्या है आपका टेम्पल लेंथ। बॉक्स क्या बताता है, वो होता है आपका बॉक्सिंग सिस्टम बताता है। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न, ग्लास की हॉरिजॉन्टल साइज जो है मैक्सिमम पॉइंट से यहाँ तक, ये है आपकी ए साइज अथवा लेंस साइज अथवा आई साइज। वर्टिकल साइज है आपकी, वो है आपकी बी साइज। दो लेंस के बीच डीबीएल अथवा ब्रिज साइज है आपकी, वो है आपकी ये। अगर लेंस के सेंटर से मापा जाए ये पोर्शन, उसको बोलते हैं सी साइज या डेटम लाइन। डेटम लाइन वाले पोर्शन पर अगर मेजर किया जाए तो उसको बोलते हैं सी साइज। सेंटर में मापते हैं तो जो ग्लास के बीच में सेंटर बनता है उसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ग्लास। दो जियोमेट्रिकल सेंटर यानी एक ग्लास का राइट आई और लेफ्ट आई के बीच के जियोमेट्रिकल सेंटर के डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रेम पीडी अथवा जियोमेट्रिकल सेंटर डिस्टेंस। दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल सेंटर डिस्टेंस अथवा फ्रेम पीडी। फ्रेम का पीडी यहां से लेके यहां तक का। फ्रेम पीडी और आईपीडी दोनों सेम होता है? नहीं, फ्रेम पीडी और आईपीडी सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो सेंटर में से लाइन पास हो रही है उसको बोलते हैं डेटम लाइन। जब बायफोकल लेंस हम दे रहे हैं तो उसमें जो हमारा सेगमेंट है, ये नियर का पोर्शन का पढ़ने का जो सेगमेंट है, वो जितना हमारे सेंटर की लाइन से नीचे है उसको बोलते हैं सेगमेंट ड्रॉप। अगर सेगमेंट ऊपर जा रहा है इस लाइन के तो उसको बोलते हैं सेगमेंट राइज। और ये हाइट है आपकी, वो ग्लास के नीचे का पोर्शन है, सबसे लास्ट का पोर्शन है, वहां से लेके जहां से सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है उस डिस्टेंस को बोलते हैं सेगमेंट की हाइट। ओके, इसमें एक चीज रहेगी डिफेक्टिव डायमीटर, ये मैंने नहीं बताया आपको। डिफेक्टिव डायमीटर का मतलब होता है कि जो भी आपने फ्रेम पसंद की है उसके लिए मिनिमम कितनी साइज का ब्लैंक आपको लेना होगा। ब्लैंक की साइज यानी जो भी आप ब्लैंक ले रहे हो 65 का, 70 का, 75 का, तो वो कितना कम से कम आपको चाहिए। तो उसको मेजर करने के लिए मेथड है आपकी, जो ग्लास का सबसे दूर का पोर्शन है सेंटर से उसका डबल प्लस 2 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ये जो डिस्टेंस है उसमें प्लस 2 मिलीमीटर ऐड कर दो और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। सपोज ये डिस्टेंस है आपका 50, नहीं 25 में आप 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 27 का डबल करोगे तो कितना आएगा 54। यानी इसके लिए मिनिमम 55 साइज का ब्लैंक हम लेंगे तो वो ग्लास में से हम इस फ्रेम में फिटिंग कर सकते हैं।
यानी वो मिनिमम इफेक्टिव डायमीटर, यानी कितना हमको डायोड लेना है, डाया कितना लेना है ग्लास का, वो बताता है हमारा इफेक्टिव डायमीटर। यानी वो 2 मिलीमीटर बड़ा होना चाहिए हमारे फ्रेम की साइड से चारों डायरेक्शन में। इसलिए हमने क्या किया, सबसे जो दूर का पोर्शन है, सेंटर से सबसे दूर का पोर्शन है, उसका डबल लिया, उससे ज्यादा लिया, तो यानी बाकी के पोर्शन में तो वो आ ही जाएगा लेंस की साइज। उस तरह से हम हमारा इफेक्टिव डायमीटर निकालते। उसमें एक पॉइंट था हाइपरऑप वाले में कि आपका जैसे आता है वैसे वैसे ग्लास ज्यादा होता रहता है। तो जब भी माइनस नंबर के लिए आप डाया सेलेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा डाया लेना है। जितना मैक्सिमम डाया अवेलेबल है उतना मैक्सिमम डाया आप ले सकते हो। उससे फायदा ये होगा कि ग्लास जैसे जैसे पेरीफेरी में जाएगा वैसे वैसे मोटा हो रहा है। तो आप जितना बड़ा डाया लोगे उसका फायदा ये होगा कि उसकी पेरिफेरल थिकनेस जो आ रही थी ग्लास के अंदर वो कट जाएगी, तो ग्लास ऑटोमेटिकली थोड़ा पतला दिखेगा। दूसरी चीज, प्लस लेंस में क्या होता है, इसका उल्टा, ग्लास सेंटर में जड़ा होता है और धीमे धीमे पेरीफेरी में पतला होता है। अब जितना बड़ा डाया आप लोगे उतना ज्यादा उसकी पेरीफेरल थिकनेस ज्यादा आएगी। और माइनस लेंस में क्या होता है, पेरीफेरल थिकनेस जितना बड़ा डाया लोगे उतना कम आएगी। तो माइनस लेंस में बड़ी साइज का डाया लेना है और प्लस लेंस में जितनी मिनिमम साइज रिक्वायर है डाया की उतनी कम से कम साइज लेनी, ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है। ओके, इस तरह से मेजर किया जाता है। ए साइज यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं ए साइज अथवा आई साइज अथवा लेंस साइज। जो वर्टिकल डायमेंशन है उसको बोलते हैं बी साइज। ये जो सेंटर बना उसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल सेंटर। ये जो दो लेंस के बीच का डिस्टेंस बना, दो लेंस के बीच का डिस्टेंस बना, उसको बोलता है डीबीएल, यानी अंदर की बॉर्डर से अंदर की बॉर्डर तक मापना होता है। पीडी मीटर के बारे में और आईपीडी के बारे में पूरा हम लेक्चर लेंगे, एक अलग से वीडियो भी दिखाएंगे, इसलिए मैं अभी आईपीडी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नॉट गोइंग इन डिटेल। जस्ट अ मिनट। हाइट मेजरमेंट कैसे होता है? हाइट मेजरमेंट रिक्वायर्ड फॉर एनी वर्टिकल मेजरमेंट बिफोर एनी हाइट इज टेकन, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू एडजस्ट द फ्रेम टू पेशेंट। यानी जब भी हम प्रोग्रेसिव लेंस दे रहे हैं, हाइट इंडेक्स लेंस दे रहे हैं या हाई पावर में चश्मा बनाते हैं, तो क्या करते हैं, ग्लास का ऑप्टिकल सेंटर मार्क करते हैं, पीडी मार्किंग करते हैं। उसके लिए हमें हाइट भी लेनी होती है। जब भी हम प्रोग्रेसिव लेंस दे रहे हैं तो इसकी हाइट प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, उसमें क्या करना है, जो भी हाइट मेजरमेंट अगर कुछ भी लेना है आपको फ्रेम के ऊपर मार्किंग करनी है, तो सबसे पहले पेशेंट के फेस के हिसाब से आपको जो भी मेजरमेंट या एडजस्टमेंट करना है वो एडजस्टमेंट पहले करना होता है आपको। उसके बाद आपको हाइट मेजर करनी होती है। पहले एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद फ्रेम बना के फ्रेम पे मार्किंग लेना। आपने मार्किंग पहले किया और बाद में एडजस्टमेंट किया तो वो मार्किंग चेंज हो जाएगी, इसलिए पहले एडजस्टमेंट करो उसके बाद मार्किंग करो। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है डिस्टोमीटर अथवा वर्टेक्सोमीटर या वर्टेक्स डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ये होता है डिस्टोमीटर आपका। क्या आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन रहेगा ये वाला कि वर्टेक्स डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। वर्टेक्स डिस्टेंस होता क्या है? वर्टेक्स डिस्टेंस का मतलब होता है आपके चश्मे से कितना दूर आपका, आपकी आंख से कितनी दूर आपका चश्मे का बैक सरफेस आ रहा है। चश्मे और आंख के बीच का डिस्टेंस उसको बोलते हैं वीडी। वर्टेक्स डिस्टेंस आपके एआर में भी वीडी लिखा होता है। एआर में भी आप देखोगे तो वर्टेक्स डिस्टेंस 12 मिलीमीटर, 13 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर, जैसा आपने सेटिंग करवाया है वैसा लिखा होगा। तो आपको जो पावर एआर में बताता है वो आपको स्पेक्टिकल पावर बताता है, कॉन्टेक्ट लेंस का पावर नहीं बताता।
अब ट्रायल फ्रेम पहनाओगे तो भी वो थोड़ा दूर बैठेगी आंख से, चश्मा पहनेगा तो भी 10 से 12 मिलीमीटर दूर बैठेगा, 15 मिलीमीटर। तो वो जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं आपका वर्टेक्स डिस्टेंस, सेंटर ऑफ द कॉर्निया, अपेक्स ऑफ द कॉर्निया से एंट्री पॉइंट से आपके बैक सरफेस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं वर्टेक्स डिस्टेंस। और उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है डिस्टोमीटर। याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। मिनिमम लेंस साइज तो मैंने आपको बताया था, इफेक्टिव डायमीटर जो आपका सबसे फारदेस्ट पॉइंट है +2 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2, यानी उसमें 2 mm जोड़ दो, उसका डबल कर दो, वो जो डाया आ रहा है वो डाया आपको लेना है। सिंगल विजन लेआउट चार्ट, द मेजर रेफरेंस पॉइंट विल जनरली लुक 3 डॉट अक्रॉस द MRP being found, the cross or middle dot, the cross and dots used to horizontally align the lens in focal. Segmented bifocal lens हाइट के बारे में कोई चिंता नहीं। प्रोग्रेसिव लेंस ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपको चित्र दिख रहा है ना, वो प्रोग्रेसिव लेंस पे आपने देखा हो तो अलग अलग मार्किंग बनी होती है। ये हर एक मार्किंग का अलग अलग नाम होता है। ऊपर का जो सर्कल बन रहा है उसको बोलते हैं डिस्टेंस रेफरेंस सर्कल, डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट। ये प्लस बन रहा है उसको बोलते हैं फिटिंग क्रॉस। ये डॉट बन रहा है उसको बोलते हैं प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट। ये माइक्रो इचिंग, ये आपका नियर रेफरेंस पॉइंट। और बस फिटिंग ऑफ ब्रिज। फिटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? ब्रिज यानी जब भी आप फिटिंग कर रहे हो, कुछ भी फिटिंग में प्रॉब्लम है या फ्रेम एडजस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले ब्रिज पे देखो, ब्रिज में कुछ अलाइनमेंट करने की जरूरत है या नहीं। दूसरा, फिटिंग टेम्पल में कुछ करना है तो टेम्पल के अलाइनमेंट देखो। फिटिंग ट्रायंगुलर प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस हिसाब सबको देखना होता है। पेंडोस्कोपिक टिल्ट है या नहीं है, टेम्पल एंगल है या नहीं है, वो आपको चेक करना होगा। तो ये है आपका फ्रंटल एंगल। तो नोजपेड के हमारे 3 एंगल होते हैं। जो नोजपेड हम देते हैं नोजपेड वाली फ्रेम, तो नोजपेड के हमारे 3 एंगल होते हैं। एक एंगल होता है फ्रंटल एंगल। फ्रंटल एंगल का मतलब ये होता है कि जब भी आप पेशेंट को सामने से देख रहे हो या अपने आप को सामने से देख रहे हो कांच में, तो आपकी नोज को आप देखो तो ऊपर की तरफ से थोड़ी पतली है और नीचे की तरफ से थोड़ी ब्रॉड है। ऊपर की तरफ से नैरो है आपकी नोज, नीचे की तरफ से ब्रॉड है। तो ये जो एंगल बना नैरो और ब्रॉड का, उस एंगल को बोलते हैं फ्रंटल एंगल। तो आपके नोज पर जब भी आप देखते हो तो कैसे होते हैं? ऊपर की तरफ से एक दूसरे के नजदीक होते हैं और नीचे की तरफ से थोड़ा दूर होते हैं, उसको बोलते हैं फ्रंटल एंगल। दूसरा होता है एंगल आपका स्प्ले एंगल। स्प्ले एंगल क्या होता है कि जो भी नोजपेड है, हमारी नोज है, वो कैसी होती है? ऊपर की तरफ से, आगे की तरफ से थोड़ी पतली होती है, और जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे उसकी ब्रॉडनेस बढ़ती जाती है, नोज की ब्रॉडनेस बढ़ती जाती है। तो हमारे टेम्पल में भी इस तरह का शेप होता है स्प्ले एंगल। तो क्या करते हैं, पहले ऊपर से नजदीक, फिर नीचे से ब्रॉड, और साथ में आगे की तरफ से थोड़ी नजदीक और पीछे की तरफ से थोड़ी ब्रॉड। हमारे नोजपेड के एंगल की बात कर रहा हूँ। नोजपेड के जो एंगल है वो स्प्ले एंगल, वो 15 से 25 डिग्री के आसपास आपका स्प्ले एंगल होना चाहिए। ये वाला एंगल, जैसे नोज आपकी आगे की तरफ से पतली है और पीछे की तरफ से ब्रॉड है, उसको बोलते हैं आपका स्प्ले एंगल। I'm going fast. I don't think so. बहुत स्लो जा रहा हूँ मैं। कहाँ पास लगा सर? कहाँ समझ में नहीं आया, बोलिए। आज समझ में नहीं आया तो कल आ जाएगा, कल भी हमारा यही लेक्चर है। नोजपेड के 3 एंगल होते हैं। पहला एंगल होता है आपका फ्रंटल एंगल, दूसरा होता है स्प्ले एंगल, तीसरा होता है आपका वर्टिकल एंगल। 3 एंगल होते हैं नोजपेड में।
ताकि वो हमारे नोज के शेप के हिसाब से प्रॉपर अलाइनमेंट में बैठ सके। जैसे हमारे नोज का शेप है, नोज का शेप आप देख लो तो कैसा होता है, जब आप सामने से देख रहे हो तो आगे की तरफ से नोज पतली होती है, पीछे की तरफ से ब्रॉड होती है। तो ये जो एंगल बनता है नीचे की तरफ से ब्रॉड होती जाती है, आगे सामने की ऊपर की तरफ नैरो, नीचे की तरफ ब्रॉड। तो ये जो एंगल बना ट्रायंगुलर, उसको बोलते हैं फ्रंटल एंगल। दूसरा, जब आप ऊपर से देख रहे हो कस्टमर को तो आगे का पोर्शन है वो आपका वो पतला है और नीचे के पोर्शन है वो आपका ब्रॉड है। तो ये जो एंगल बना उसको बोलते हैं आपका स्प्ले एंगल। चश्मे का जो नोजपेड है वो आगे की तरफ से थोड़ा नजदीक रहेगा और पीछे की तरफ से थोड़ा इस तरह से दूर रहेगा, ताकि नोज की प्रॉपर शेप में बैठ सके। तीसरा होता है वर्टिकल एंगल। वो क्या होता है, वो पेंटास्कोपिक टिल्ट की तरह हेल्प करता है चश्मे के प्रॉपर पोजीशन में बैठाने के लिए, वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। थोड़ा सा एंगल देते हैं हम नोज पर, तो बिल्कुल सीधा नहीं रखते, उसको थोड़ा एंगुलर रखते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल। फिटिंग द टेम्पल्स, it is important feature in the fitting the temples are the shape of the crotch of the angle of the each external ear in relation to the side of the head in terms of both the top of the ear and the back of the ear। यानी जो भी आपके टेम्पल का जो फिटिंग आप कर रहे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपका प्रॉपर आपके कान के ऊपर के भाग से लेके नीचे तक वो प्रॉपरली आपके कान पे इनकाउंटर करे, यानी पूरा कवर करे इस तरह से, और ना छोटा हो ना बड़ा हो, ज्यादा प्रेशर ना करे हमारी मसल प्रोसेस पे या कान पे ज्यादा प्रेशर ना दे। उस तरह का आपका टेम्पल का फिटिंग होना चाहिए। ये आपका फिटिंग ट्रायंगल। पेंटास्कोपिक टिल्ट, ये क्या होता है कि जब भी चश्मा हम बनाते हैं तो पेंटास्कोपिक टिल्ट रखते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि आप पेशेंट को नियर विजन में प्रॉब्लम नहीं आता, साथ साथ में वर्टेक्स उसका विजुअल फील्ड बढ़ जाता है नियर विजन के एरिया का, तो वो उसका पेंटास्कोपिक टिल्ट देने का फायदा होता है। ठीक है, सो चश्मा ऊपर की तरफ से थोड़ा बाहर की तरफ रहेगा और नीचे की तरफ से थोड़ा अंदर की तरफ रहेगा, नजदीक क्लोज टू फेस, और ऊपर की तरफ से थोड़ा दूर। उसको इस एंगल को बोलते हैं पेंटास्कोपिक टिल्ट अथवा पेंटास्कोपिक एंगल। बहुत बार आपकी फ्रेम बिल्कुल सीधी हो तो उसमें नियर विजन ऑपरेशन का प्रॉब्लम आता है जब भी आप बाइफोकल देते हो या आप प्रोग्रेसिव लेंस देते हो। उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम पेंटास्कोपिक टिल्ट देते हैं, तो उससे वो प्रॉब्लम आपका मैक्सिमम केस में सॉल्व हो जाता है। टेम्पल अलाइनमेंट एंगल, टेम्पल जब भी हम खोल रहे हैं तो उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, आइडियली 90 डिग्री का। तो वो 90 डिग्री का इक्वल एंगल नहीं बन रहा, प्रॉपर एंगल नहीं बन रहा, उसका मतलब चश्मे में कुछ मिस अलाइनमेंट है। ये देखो, ये वाला पोर्शन बाहर है, ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ। जब ये पेशेंट चश्मा पहनेगा तो इस साइड का ग्लास उसको बाहर की तरफ लगेगा, इस साइड का ग्लास उसको अंदर की तरफ लगेगा। नहीं, बायफोकल और बायफोकल में दोनों अलग होता है। बायफोकल का मतलब है डी बायफोकल आप देते हो, केटी बायफोकल आप देते हो, यानी सिंगल दो पावर है ग्लास में। ऊपर के लिए डिस्टेंस का पावर है, नीचे नजदीक का पावर है, उसको बोलते हैं बायफोकल। और बाय कॉन्वेक्स का मतलब होता है दोनों साइड प्लस लेंस में कॉन्वेक्सिटी है। दोनों साइड प्लस लेंस में कॉन्वेक्सिटी है, प्लस पावर का लेंस है, लेकिन दोनों साइड उसमें पावर बनाया गया है बाय कॉन्वेक्स, यानी दोनों सरफेस उसकी कॉन्वेक्स उभरी हुई है। ठीक है, conclusion, if special care isn't taken the optical device will not work properly। अगर आपने फ्रेम सिलेक्शन प्रॉपर नहीं किया है, पीडी मार्किंग नहीं किया है, बहुत बड़ा या बहुत छोटा फ्रेम दिया है, तो कस्टमर को प्रॉपरली उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वो एक दो बार आपके पास आएगा, आपने प्रॉब्लम प्रॉपर सॉल्व नहीं किया तो वो दूसरी दुकान पे चला जाएगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, दुकानें बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है। So yes, our eye lens is bioconvex।
ठीक है। सो प्रॉपर हमें डिस्पेंसिंग करना है ताकि वो जो डिवाइस हम दे रहे हैं, चश्मा हम दे रहे हैं, उसको प्रॉपरली कंफर्टेबली सेट हो जाए और हमारा नुकसान ना हो और कस्टमर का भी नुकसान नहीं करना है, ठीक है। फंक्शनल डिस्पेंसिंग, डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। फंक्शनल डिस्पेंसिंग में दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऑक्यूपेशनल डिस्पेंसिंग और स्पेशल पर्पस फ्रेम्स। So shopkeeper has a job of with a wide variation in the seeing distance. तो किस तरह के ग्लासेस देने हैं आपको, वो आपको पता है। आई डोंट नो गोइंग टू डिटेल। गार्डनर है तो कैसा ग्लास देना है, ट्रक ड्राइवर है तो कैसा दिखना है, दूर का विजन ज्यादा मिले, नजदीक का कम मिलेगा तो चलेगा। स्कूल टीचर है, लेक्चरर है, तो the teacher with age of below 40 years will have no problem. Above 40 years, the presbyopic teacher will have a problem to see very distances. School teacher है, above the 40 years, presbyopic teacher may require a problem with seeing the varying distances. तो उस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग पावर को देना होता है। Just a minute. ओके। सो कारपेंटर, कारपेंटर को क्या होता है, विजन रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट डिस्टेंस में ज्यादा होती है, तो इस हिसाब से जिससे इसका करेक्शन है उस तरह से आपको ग्लासेस देने होते हैं। ओके, वॉइस इसलिए ले रहे थे बिकॉज देयर इज अ इमरजेंसी कॉल, सो आई हैव टू अटेंड। एग्जीक्यूटिव है तो आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव है तो किस तरह का
उनको प्रोग्रेसिव ग्लासेस देने हैं, फ्रेम अच्छी देनी है, उनके फेस को एनहेंस करे उस तरह की फ्रेम देनी है, फंकी फ्रेम्स नहीं देनी है, कॉस्मेटिकली गुड अपीयरेंस इज मोर इम्पोर्टेंट, एग्जीक्यूटिव है इसलिए। गोल्फर है तो उसको रिक्वायरमेंट होती है नियर कार्ड देखने के लिए, या डिस्टेंस में करेक्शन है तो उस तरह का करेक्शन देखने के लिए, तो उसकी जैसी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आपको ग्लासेस देने होते हैं। बुक कीपर यानी जो लाइब्रेरी में काम करते हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर विजन फॉर ऑल डिस्टेंसेस, नियर विजन टू सी द बुक्स नेम एंड मेकिंग द बिल्स, इंटरमीडिएट डिस्टेंस एंड कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स। ओके, म्यूजिशियन होते हैं, स्पेशली नीड द डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट करेक्शन। डेंटिस्ट होते हैं तो उनको डिस्टेंस का प्रॉपर या नियर का प्रोफेशनल है उस तरह से देना होता है, साथ में यूवी प्रोटेक्शन देना होता है। डेंटिस्ट को यूवी प्रोटेक्शन देना होता है। पॉलीकार्बोनेट लेंसेज आर मोर प्रेफरेबल। इनका काम कैसा होता है, हजार्ड वाला, तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत बार आंख में इंजरी कर सकते हैं, तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट में वो लोग काम करते हैं, तो उनको पॉलीकार्बोनेट लेंसेज या मजबूत जो चश्मे हो उस तरह का फ्रेम देना होता है या ग्लासेस देने होते हैं हमें। हाउस वाइफ है तो आपको जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, इंटरमीडिएट विजन चाहिए या डिस्टेंस चाहिए या नियर चाहिए, प्रोग्रेसिव ग्लास चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट समझने के हिसाब से आपको उस तरह का ग्लासेस आपको देना होता है। टाइपिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट है, तो उसको किस तरह का ग्लास देना है, कैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आपको, ये सारी चीजें क्या है, ये प्रोफेशन है अलग अलग, उसमें आपको आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं अलग अलग कस्टमर के, उसके प्रोफेशन को समझ के, उसकी रिक्वायरमेंट समझ के, उसके हिसाब से आपको ग्लासेस डील देनी है। इसकी डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेबोरेटरी वर्कर है तो यानी उसको केमिकल इंजरी ना हो, वो ना हो, उसके लिए स्पेशल तरह के ग्लासेस देने होते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें खास देखनी होती है आपको। थिएटर गोर है तो यानी उसको चश्मा चलेगा उसके थिएटर की एक्टिंग में या नहीं चलेगा, तो उसके लिए कॉन्टेक्ट लेंसेज चलेंगे नहीं चलेंगे। बाइफोकल सेगमेंट, लॉन्ग नेट चाहिए उसको, बहुत बार स्टाइलिश नियर के चश्मा रखते हैं, यानी फोल्डेबल फ्रेम्स रखते हैं वो लोग, यानी जब पढ़ना हो तब पढ़ लिया, बाकी उसको फोल्ड करके रख दिया, तो फोल्डेबल फ्रेम्स रखते हैं। नर्स और हॉस्पिटल सिस्टर है तो उसके हिसाब से जिसकी रिक्वायरमेंट वैसे आपको देना होता है। निडल वुमेन यानी जो सुई का धागा का काम कर रहे हो उसमें खास आपको एडिशन देते हो, तब ध्यान रखना है कि आपको सुई में धागा कितने अंतर पर डालना है, कितनी आपकी मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो आपको खास देखनी होती है ना। स्पेशल पर्पस फ्रेम, एथलेटिक फ्रेम है, नायलॉन मेड विथ रबर वेल्वेट। हेलो મળ્યું નવનીતભાઈ? હા મોકલો ને, હા। Athlete frames, nylon made with rubber bridge, prevent breakage of the frame and lenses, frame और lenses टूटे नहीं, उस तरह के फ्रेम नहीं होते। इंजरी टू द नोज फ्रॉम द सडन ब्लो टू द स्पेक्टिकल फ्रेम, यूजुअली applied usually is applied with a riding boat table. हाँ संकेत, हाँ 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 એ બી રિપોર્ટ કરાય છે, ગયા નહીં ગયા બુધવારે કરાય છે, એવું જ છે। हाँ usually supplied with a riding boat temples or elastic strap extend to the around the back of the head. Clip-ons, ये स्पेशल क्लिप-ons आते हैं आपके पास, बहुत बार आप रखते हो, आप लोग की दुकान में अवेलेबल होंगे मोस्टली। पहले बहुत करते थे, यानी पेशेंट को चश्मे का नंबर है, ऊपर से उसको सनग्लासेस पहनने हैं, तो आप ऊपर से सनग्लासेस के क्लिप-ons यानी ऊपर से क्लिप ऑन करके आप सनग्लास की इफेक्ट दे सकते हो चश्मे में।
supplement lenses for the mounting, fastens to the frame front. A conventional pair of spectacles fit outside the frame front, यानी बाहर की तरफ फिट होता है. May contain sun lenses, plus lenses for reading, प्लस पावर भी डाल सकते हैं नजदीक का नंबर हो तो, प्रिज्म हो, एनी अदर प्रिस्क्रिप्शन डिजायर्ड फॉर द टेस्टिंग और विजुअल ट्रेनिंग पर्पस, तो वो चीज हम इसमें क्लिप ऑन कर सकते हैं. ड्रॉप इन्स, supplementary lenses in a mounting, drops behind the lens to a conventional pair of spectacles. जो conventional pair of spectacle है उसके पीछे की साइड हम अटैचमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉप इन्स. नॉट ऑलवेज एज प्रैक्टिकल क्लिप-ऑन्स, क्लिप-ऑन्स की तरह इतना प्रैक्टिकली नहीं होता ये. मोस्ट कॉमन लेंसेज यूज एज सन लेंसेज. एंट्रोपियन स्पेक्टिकल, एंट्रोपियन का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, सेकंड में भी पढ़ाया था. एंट्रोपियन यानी आंख की पलकें हैं वो अंदर की तरफ मुड़ रही है, और जो पलकों के बाल हैं वो पुतली पे नुकसान पहुंचा रहे हैं, घिस रहे हैं आपके. तो तो इसमें क्या करते हैं, एक वो स्पेशल वायर होता है चश्मे के साथ अटैच. चश्मे के पीछे की साइड में रिम के साथ वायर, मेटल वायर या रबर प्लास्टिक वायर अटैच होता है. वो लीड के साथ टच होता है, और जो लीड अंदर की तरफ जा रही है उसको प्रेशर से थोड़ा बाहर की तरफ रखता है, यानी उसको अंदर नहीं जाने देता. सिमिलर टू क्रच स्पेक्टिकल जो टोसिस के लिए हम देते हैं, वैसा ही इस तरह का क्रच ग्लासेस होते हैं. टू प्रिवेंट द लोअर लिड टर्निंग फ्रॉम द आई, सपोर्टिंग द लोअर लिड, यानी लोअर लिड को सपोर्ट करने के लिए उस तरह का स्पेशल अटैचमेंट होता है ग्लास के पीछे. फोल्डिंग फ्रेम्स, hinges placed at the bridge halfway down to each temple enables the glasses to fold a size equal to 1/2 of width of the frame. यानी इसमें फोल्डिंग फ्रेम में क्या मतलब है, इसमें को आप फोल्ड कर लो, 3 से 4 टुकड़े में डिवाइड कर लो, फोल्ड करके रख लो, उसको बोलते हैं फोल्डिंग फ्रेम्स. हेमियोपिक स्पेक्टिकल ये होता है स्पेशली जिसको विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो. होमोनिमस हेमियोपिया contains prism on one side of the lens with its base oriented toward the blind side. यानी पेशेंट होमोनिमस हेमियोपिया होता है. इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो विजन है वो एक साइड का उसको नहीं दिखता, एक या दो साइड का नहीं दिख रहा. जिस साइड नहीं दिख रहा है उस डायरेक्शन में हमको प्रिज्म का बेस रखना होता है. hinge front spectacle, hinge front spectacle manufactured with two front, यानी उसको क्या होता है, किस तरह से बनाया, दो फ्रंट बनाए गए उसके लिए. one is fixed and another is hinged, यानी एक फ्रंट को आप निकाल सकते हो, एक को दोबारा अटैच कर सकते हो. मे बी फ्लिप्ड डाउन और अप. फ्रंट hinge usually contains near addition, नियर एडिशन का पावर आप डाल सकते हो. एनी टाइप ऑफ लेंसेज कुड बी माउंटेड इन दिस स्प्रिंग. इसमें फ्रंट के दो पोर्शन होते हैं, एक पे आपको रूटीन ग्लासेस, दूसरा उसमें कुछ डालना है, आपको सनग्लास डालना है या रीडिंग का ग्लासेस डालना है, तो आप फिट कर सकते हो. जब निकालना है तब निकाल सकते हो. लॉगनेट्स, ये पहले रीडिंग के लिए इस तरह के लॉगनेट्स आपने देखे होंगे, अभी ये चलता है, बहुत बार मैंने अभी देखा है. तो इस तरह का रीडिंग के लिए ग्लासेस आता है, वो केवल नाक पे रख लेते हैं, उसमें टेम्पल नहीं होते. इट इज अ वन काइंड ऑफ लॉगनेट. और पहले इस तरह का लॉगनेट आता था, यानी हाथ में इस तरह से पकड़ के आप कर सकते हो. एक आंख के लिए इस तरह का आता था, तो वो भी कर सकते हो. स्पेशल डिजाइन फ्रेम फ्रंट, इंस्टेड ऑफ टेम्पल देयर इज अ वॉच मेकर, जो घड़ी की रिपेयरिंग करते हैं, घड़ी बना रहे हैं, उनके पास आप जो डायमंड वर्कर होते हैं, बहुत बार आप इस तरह से मोनोकोल यूज करते हैं. ठीक है. टोसिस स्पेक्टिकल, वॉच नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है. आ रही है सर. ओके. टोसिस स्पेक्टिकल जो आपको मैंने बताया था कि इस तरह से ये पीछे वायर होता है,
टोसिस क्या होता है कि आंख की पलक उसकी नॉर्मल पोजीशन से नीचे की तरफ रहती है, तो पलक की वजह से उसका विजन ड्रॉप रहता है, विजन को ब्लॉक करती है। तो उसमें सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी अगर सक्सेसफुल नहीं जा रही और उसको सर्जरी नहीं करवानी है तो उसके लिए टोसिस स्पेक्टिकल आते हैं, इस तरह के स्पेक्टिकल आप बना के दे सकते हो।